देखिए सबसे पहला सवाल इसमें आते हैं। हमने इसमें क्या प्रयास किया है, हमने कोशिश किया कि एक काम करते हैं कि केमिस्ट्री के इस सीरीज में फिजिकल केमिस्ट्री में हम 10-10 क्वेश्चंस का एक सेट बनाते हैं। ऐसे 10-10 क्वेश्चंस का अगर सेट बनेगा अपने पास, और ऐसे करके जो है हर बार जो है अगर हम एक एक कॉन्सेप्ट या एक एक क्वेश्चंस को ले लेंगे तो अपने जो है सबसे पहले सवाल पे आते हैं। हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर 150 ग्राम सैंपल ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, जैसा कि आप दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, दिख रहा है ना आप लोग को स्क्रीन पे या नहीं दिख रहा है? सवाल इतने बड़े बड़े दिख रहा है, मुझे दूर होके देखना पड़ रहा है। फॉर 150 ग्राम सैंपल ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग मास ऑफ 1 PCl3 मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 and Cl atom in the sample, the number of grams of Cl atoms in the sample, and the fourth, the number of molecules of PCl3 in the sample। ये जो है सवाल आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हम आते हैं, यहाँ पे आपको जो जो डाटा दिया लिख लो। जैसे कि आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, 150 ग्राम सैंपल दिया है। क्या दिया है? 150 ग्राम सैंपल दिया। सैंपल समझते हैं आप लोग? सैंपल मतलब क्या होता है? कोई भी सैंपल में जो चीजें दी जाती है 150 ग्राम। किसका दे रखा है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, यानी कि आपका फॉर्मूला दे रखा है PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब आपको इसमें निकालना है मास ऑफ 1 PCl3 मॉलिक्यूल। देखिए अगर आप निकालना चाहते हैं कि मास ऑफ 1 PCl3 मॉलिक्यूल, ये आप निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो है मोलर मास आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना चाहिए। कॉपी पेन आप लोग खोल के रखेंगे, और जो है जरूरत पड़ी कैलकुलेशंस का, जरूरत पड़ी बाकी चीज़ों का, तो हम जो है वहाँ पर आपको हम बोलेंगे कि भाई आप जो है इस तरीके से आप इसको लिखो या इस तरीके से यहाँ पर सोल्व करो, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी हम वही स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये हमने स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले देखो जी, मोलर मास आप लिख लो PCl3 का। फास्फोरस 15 नंबर पे आता है और उसका मास होता है 31 ग्राम, ये सब आपको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से क्लोरीन जो होता है वो 17 नंबर पे आता है और उसका मास होता है 35.5 ग्राम। अब यहाँ पर देखोगे कि एक फास्फोरस है, 3 क्लोरीन है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे, ये डाटा को ऐड करेंगे अगर हम, तो ऐड करने के बाद हमें ये मिलेगा 137.5 ग्राम मिलेगा। अगर हम यहाँ ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 137.5 ग्राम। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि कैसे एक का निकाला जाता है। एक का निकालने का फंडा हम आपको बता रहे हैं, है ना। एक का निकालने का फंडा बता रहे हैं। जब आप पढ़ते हैं 1 मोल बोलते हैं, जब आप किसी का भी 1 मोल बोलते हैं तो उसमें क्या करते हैं आप? 1 मोल बोलते हैं तो भाई उसमें आप जो है एवोगाड्रो नंबर के संख्या के बराबर मान के चलते हैं कि उसमें उतना मॉलिक्यूल्स होगा, यही तो मान के चलते हैं आप। अगर आप बोलते हैं कि भाई ये 1 मोल है, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, उसके अंदर कितना छोटा छोटा होगा, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर हमने बोल दिया, ठीक है। तो जब हम 1 मोल या 1 बोलते हैं, बहुत सारा एक लार्ज नंबर के बारे में बोलते हैं, उनमें से किसी एक का बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा हम आपको कैलकुलेशन देते हैं, शायद आप इससे समझ पाए और आप इसको बता पाए। छोटा सा कैलकुलेशन आपको दे रहे हैं, समझिएगा इसको, ठीक है। कैलकुलेशन कुछ ऐसा है कि ऐसे 10 पीपल है। कितने पीपल है? 10 पीपल है, और 10 पीपल का टोटल अमाउंट जो है मान के चलिए वो 5,000 रुपये है। 10 लोग हैं, 5,000 रुपये है। मैं आपसे पूछूंगा कि अगर किसी एक का कितना होगा तो आप कैसे बताएंगे? किसी एक का बताना होगा तो कैसे बताएंगे, बताइए। डिवाइड करेंगे ना, ये नहीं करेंगे? फटाफट आगे बढ़ना, समय बहुत कम है, मुझे बहुत सारा काम करवाना है, ठीक है। तो भाई आप यहाँ क्या करोगे? 5,000 में 10 से डिवाइड कर दोगे और बोलोगे सर एक का 500 रुपया है। सिंपल कैलकुलेशन दे दोगे और सिंपल कैलकुलेशन देके अपना काम कर दोगे।
ठीक है। उसी तरीके से आप समझिए कि जब आप 1 मोल PCl3 की बात करते हैं तो उसके अंदर मास ऑफ, अगर आप बात करते हैं कि 137.5 ग्राम, ये 1 मोल हो गया ना, ये कितना हो गया, 1 मोल हो गया। और इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। किसी एक का निकालने के लिए उसके नंबर से डिवाइड कर दीजिए भाई, जितने सारे लोग होंगे सब में बराबर बराबर बांट दीजिए, सीधी सी बात है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जो भी कैलकुलेशन आप यहाँ करेंगे। कई लोगों को यहाँ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, मैं इस चीज को स्किप नहीं करूंगा और आपके भरोसे नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ टिप्स बता देता हूँ कि ये कैलकुलेशन होता कैसे है। देखिए मैं आपको ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ये यहां तक तो क्लियर है ना। जैसे इधर आपने देखा 10 लोग हैं, वैसे इसके पास कितने लोग हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने लोग हैं। आप इसको लोग ही मान लो मॉलिक्यूल की जगह। और टोटल कितना है, 137.5 रुपया है, ग्राम की जगह रुपया मान लो, तो डिवाइड कर दो, उधर किया वैसे इधर किया। खैर नहीं बे, अब आपको बताने वाले हैं कि कैसे जो है यहाँ पे हम लोग इस कैलकुलेशन को डील करते हैं। इस कैलकुलेशन में ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ 137.5 ग्राम और नीचे लिखा हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23, ये पॉइंट लगा हुआ है। द फर्स्ट स्टेप वी विल डू दैट वी विल क्लियर ऑल द डेसिमल्स, सारे डेसिमल्स को रिमूव करो। फर्स्ट रिमूव द ऑल द डेसिमल्स। और जैसे ही आप डेसिमल को रिमूव करोगे तो उसका सिंपल फंडा होता है कि अगर आप मान लो डेसिमल को रिमूव कर रहे हो तो ऊपर वाले को हटाओगे तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे। वाई? बिकॉज इस डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है। उसी तरीके से इसके ऊपर जो है आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। वाई? बिकॉज यहां पर देखो, यहां पर पॉइंट के बाद 6 पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, 022 है। देन आफ्टर आपका कैलकुलेशन हो जाता है आसान। बाकी बच गया 10⁻, का उसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करो। अगर लगता है काटने वाली चीजें तो काटो, मैं बताता हूँ कैसे कटेगा। सुनिए कैसे कटेगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब मुझे एक बात बताइए, नीचे अगर ये क्या हुआ, ये भी तो पावर 1 है, ये भी पावर 3 हो जाएगा। तो अगर मैं पूरा 10 की पावर ऊपर 3 कर दूं और नीचे 10 की पावर 24 कर दूं, ये 10 की पावर 24 ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 और माइनस 10 की पावर 24, क्योंकि नीचे वाला जाके ऊपर माइनस हो जाता है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर -21 हो जाएगा यहाँ पर। बस इसी में आपको खेलना है। किसी का भी 10⁻ अगर न्यूमिनेटर में है, उसको आप डिनोमिनेटर में लेके जाते हो तो उसका पावर माइनस हो जाएगा। या जब वो न्यूमिनेटर में है उसको आप अगर नीचे लेके आओगे, डिनोमिनेटर में लेके आओगे, अंश से हर में या हर से अंश में जाओगे तो पावर का साइन बदल जाता है। बाकी तो ऐड होना ही होना है, कोई लफड़ा ही नहीं इसमें। बाकी तो अपना कैलकुलेशन है जी, जैसे काट छाट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाग देना भाग दे दो, मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। लास्ट में एक चीज आप ध्यान रखेंगे, लास्ट में साइंटिफिक नोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द साइंटिफिक नोटेशन? अगर आप साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं तो हमें अपने आंसर को कुछ इस तरीके से लिखना होता है जिसमें जो 10⁻ मर्जी चाहे जितना दे दो, उसके लिए कोई क्राइटेरिया कोई कंडीशन नहीं है। बट उससे पहले जो डिजिट है, जैसे कि यहां पर देखो, यहां लिखा हुआ है 2.283 इंटू 10⁻22 ग्राम लिखा हुआ है, राइट। तो अब यहां पर अगर ये लिखा हुआ है तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 10 की पावर -22 जाएगा या 10 की पावर -50 जाएगा, 100 जाएगा, डजंट मैटर। टेंशन नहीं लेने का। हमें इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि यार ये इसके आगे वाला क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है। और आगे जो है उसको कुछ इस तरीके से आपको बनाना है कि वो जो नंबर होना चाहिए वो 10 से छोटा होना चाहिए और वो नंबर जो है 1 या उससे बड़ा होना चाहिए। 1 या उससे बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। इसके बीच में आप कैसा भी डेसिमल वगैरह लगा दो, चलेगा, दौड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे यहां पर देखो, यहां पर अगर मान के चलो 2.283 है, लेट बी सपोज 2.283 की जगह कुछ और होता, बड़ा डिजिट होता, तो आप क्या करते? अब क्या करते सोच। तो यहां पर लिखा हुआ है 2.283,
लेट बी सपोज इसकी जगह पर ऐसा नहीं होता, इसकी जगह पर मान के चलिए कुछ ऐसा होता। अच्छा ये तो ब्रूस करने का, इसकी जगह ऐसा होता, मान के चलिए 228.3 होता, ये नहीं होता, ये होता लिखा 228 228.3 लिखा होता। तो हम क्या करते, तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि अगर ये 22 दशमलव समथिंग करेंगे तब भी नहीं चलेगा। वाई? बिकॉज यहां पर हमें 1 और 10 के बीच में रख के काम करना है, ठीक है ना। तो ये जब भी जाएगा तो कितना जाना चाहिए, ये अपने मन से सोचो। एक डेसिमल इसके पास है, ध्यान सुनना, तुम ध्यान सुनना, इसको डेसिमल को हटा ही दो, लफड़ा ही नहीं रहेगा। तो डेसिमल को हटा दो, प्रेम से डेसिमल को हटा दो, नीचे 10 लिख दो। अब मामला हो गया क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आप ऐसा सोचो कि अगर मैं इसको बना दूं 2.283, तो एक्चुअली में तो ये 2283 है नहीं, ये क्या है, ये 2283 है, लेकिन हमने उसको कर दिया 2 रुपया 28 पैसा। तो ऐसे इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि वापस ये आ जाएगा। तो जितना डेसिमल, मतलब जितना डेसिमल से पहले आपने लगाया है, जितने डिजिट से पहले डेसिमल लगाए, गिनती कर लो 1 2 3, यानी अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रुपया को, 2000 मोटा मोटी बन जाएगा ना। आप ये मान के चलो ना, मान लो 10 लिखा हुआ है, तो 10 को हम 1 × 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 100 को 10 × 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 70 को 7 × 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 35 को 7 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ठीक वैसे ही जो है, आप सोचो कि अगर मैं इसको छोटा यूनिट लिखूंगा तो एक्चुअली में इतना तो है ही नहीं ना, कहाँ 22 रुपया, कहाँ ये देखते हैं बैंक के नोट में जब भरते हैं वहां पे तो लिखना होता है, जैसे 500 का कितना नोट है, तो 500 मल्टीप्लाई 10 नोट है, 20 नोट है, जितना नोट है, उसमें 10 का 10 का कितना नोट है, 200 कितना नोट है, मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं मल्टीप्लाई, और लास्ट में वहां पर क्या लिखते हैं आप, वहां पर जो है आप उसका एक अमाउंट लिखते हैं, लास्ट में फिर ऐड कर देते हैं। तो वैसे ही ये वाला कर दो, और नीचे तो पहले से 10 था, ये 10 से 10 कट गया, अब देखो अपना बन गया 2.283 और 10 की पावर 2। मैंने कहा ना 10 की पावर जो भी हो, आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी हो सकता है, डजेंट मैटर। तो ये चीजें मैंने जो आपको बताई है, इसको आप अप्लाई करना, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो ऐसा ऐसा विद्यार्थी है, फोन आता है, हाँ 100 होगा, 10 की पावर 2, फोन आता है ऐसा, बोले सर बहुत अर्जेंट बात है सर, आपसे बात करना है। अब एक बात बताइए, मैं तो यही डर लगता रहता है कि अगर ऐसे ऐसे रोजाना इतने सारे विद्यार्थी हो गए, हर किसी को लगता है भाई उसकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है और उससे सर से बात हो जाएगी तो उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तो हम तो खाली बात करते करते हमारा समय खराब हो जाएगा। अब इसके लिए हम सोच रहे हैं एक आध एम्प्लॉय रख लेते हैं जो खाली कॉलिंग पे काम करें, हम कितना बात करें इन लोगों से, और इतने सारे कॉन्टेक्ट आते रहते हैं, मतलब ऐसा लगातार लगातार, मतलब अभी केवल पढ़ाते पढ़ाते 10 कॉल मिस कॉल होगा, 10 नया नंबर। 1 घंटा के लिए मैं फोन अगर छोड़ देता हूँ तो ये जो व्हाट्सएप का चैट है उसमें लाइन लग जाता है, कॉलिंग का कॉलिंग आ जाता है। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे 10 मिनट के लिए भी सोना होता है तो मैं प्लेन मोड पे डाल के सोता हूँ, और सुबह सुबह जैसे ही मेरी आंख खुलती है 7 बजे सबसे पहले प्लेन मोड में डालता हूँ, अगर मुझे 1 घंटा और सोना होता है तो ये कहानी हो गई आज के डेट में। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दूसरा इसमें क्या था, एक तो हमने निकाल दिया, दूसरा पूछा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 एंड Cl एटम इन द सैंपल। सो भाई अगर हमें सैंपल 150 ग्राम दिया है तो 150 ग्राम जो है वो कितने मोल के बराबर होगा, और इसमें Cl एटम Cl का कितना होगा। तो इसने सवाल में थोड़ा ट्विस्ट पैदा कर दिया है। ये वाला तो ठीक है कि PaCl3 कितना होगा, नॉर्मली जो है आप आराम से निकाल लेते हो, किसी का भी है ना, जैसे मान लो पानी का जो H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम होता है, तो हमने कहा 36 ग्राम हम ले लेंगे, तो भाई ऊपर 36 लिखो नीचे 18 लिखो, आ जाएगा ना 2 मोल्स आ जाएगा। ऐसे करके जो है जितना भी एक गिवन मास होता है हमेशा ऊपर लिखते हैं, नीचे हम क्या लिखते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं। तो PCl3 के लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, PCl3 के लिए आराम से निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट सवाल में जो ट्विस्ट यहाँ दिया है कि क्लोरीन एटम का भी आप बताइए। अब देखिए बच्चे यहाँ पर हो जाएंगे कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन है 3 और वो भी PCl3 के अंदर में है, बात समझिए यहाँ पे। तो हमें एक एक करके डील करना होगा। सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा PCl3 का, देन आफ्टर हम निकालेंगे Cl का। Cl का कैसे निकलेगा ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस जैसे सवाल आते रहते हैं।
नहीं नहीं नहीं, केमिस्ट्री वीडियो का लिंक चाहिए, उसने केमिस्ट्री कोर्स का पेमेंट नहीं किया। तो जब उसने पेमेंट नहीं किया है या कोई भी बाहरी मैसेज आपके पास आता है तो आप इन चीज़ों में बिल्कुल मत फंसिए, बोलिए सर से बात करो, सर का ये नंबर है, आप बीच में बिल्कुल मत आइए, क्योंकि इसमें जो है आपके आईडी को खत्म होने का डर होता है। अगर आप उसको इस तरह का चीज़ें करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पर आपके ऊपर मिस्टेक या आपके ऊपर एरर आने का डर हो जाता है। इसलिए हम हमेशा समझाते हैं कि आपसे कोई भी लिंक मांगे, कोई भी आपसे चीज़ें मांगे, तो आप इन चीज़ों में फंसो ही नहीं, आपको लफड़ा ही नहीं इन चीज़ों का लेना है, ठीक है। बिल्कुल इन चीज़ों पर नहीं देना है, जो भी है सीधे सर से बात करो। देखो यहाँ पर क्या है, पिछली बार एक लड़की के साथ ऐसा हो गया था, वो बहुत बुरी तरह फंस गई। पीछे भी 2-3 लड़कों के साथ ऐसा हो गया, उसको बहुत मुश्किल से फिर मुझे सही करना पड़ा। तो 137.5 ग्राम PCl3 एक मोल के बराबर है, आप सही भी जानते हैं, नॉर्मल है यार, ये तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। आप निकालो ना ये गिवन मास और ये मोलिकुलर मास, बात खत्म, इतना लफड़ा ही नहीं है। गिवन मास कितना दे रखा है, गिवन मास दे रखा है 150 ग्राम और ये दे रखा है 137 ग्राम, बस आ गया आंसर। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये PCl3 का तो अपना निकल जाएगा, चलो जी PCl3 का हमने निकाल दिया, कोई इशू वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम है क्लोरीन का कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर P1 है, कल को अगर अब ये क्लोरीन का पूछ रहा है तो ये फास्फोरस का भी पूछ सकता है कि नहीं। तो यहां पर क्या है, आपको समझना पड़ेगा, आपको ये दिमाग लगाइए कि जब आप जो है 1 मोल PCl3 की बात करते हैं तो उसके अंदर कितना क्लोरीन है, एग्जैक्टली हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। तो हमें लगा यहां पर जो है 3 मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स है, या 3 मोल्स बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं ना। यानी कि 137 ग्राम 137.5 ग्राम PCl3 के पास ऐसे कितने हैं, इसके पास 3 मोल्स हैं। तो एक होगा तो कितना होगा और 150 होगा तो कितना होगा। ये पॉइंट बहुत वीवीआई है, क्या ये आपको समझ में आया। दिस इज वेरी वीवीआई पॉइंट, ये अटैक कर सकता है आपके एग्जाम में, बताइए। क्लियर है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं यहां पे। मैं आपको यहां समझाता हूं, PCl3 में 1 मोल P है और 3 मोल क्लोरीन है, ये आप समझिए। और PCl3 एक्चुअली में इसका अगर 1 मोल हम लेंगे तो वो 137.5 ग्राम के बराबर होगा। इसको हम कई तरीकों से लिख सकते हैं, इसको हम कई तरीकों से लिख सकते हैं कि 1 मोल हम ऐसे बोल सकते हैं 1 मोल PCl3 हैज 1 मोल ऑफ P एंड P एटम लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, 1 मोल PCl3 मॉलिक्यूल्स, चलो पूरा लिख देते हैं। 1 मोल PCl3 मॉलिक्यूल्स हैज 1 मोल, इसको ऐसे लिख देते हैं, 1 मोल ऑफ P एटम एंड 3 मोल्स ऑफ Cl एटम। हम ऐसे लिख सकते हैं या इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 137.5 ग्राम PCl3 है ना। देखिए आप मोल के रूप में बोलिए चाहे एक मोल को 137.5 ग्राम के रूप में बोलिए, इट्स योर चॉइस, ये आपकी इच्छा, जैसे आप बोलिए। तो 137.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स नहीं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है ना ये, मॉलिक्यूल हैज again 1 mole of P atom, 3 moles of Cl atom। देखिए ये कहने का तरीका है, ये कहने का तरीका है ना, ये क्लियर हो गया ना आपका। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर 137.5 ग्राम में 3 मोल्स क्लोरीन एटम है, 3 मोल्स है, मेरे बात ध्यान सुनना, तो क्या हम ये नहीं बता सकते कि 1 ग्राम में कितना होगा, और 1 ग्राम में निकल जाएगा, तो ये नहीं बता सकते 10 ग्राम में कितना होगा। जैसे अगर आप मान के चलिए चीनी खरीदने जाएं और आपको बोले कि ये 10 किलो का पैकेट है और ये पैकेट 400 रुपए का है, 10 किलो का पैकेट है, ये पैकेट 4 किलो का है, या मान के चलो जैसे भी खुला चीनी रखा हुआ है और उसने बोला 10 किलो चीनी 400 रुपए का है और आपको लेना है 8 किलो चीनी, तो आप पहले क्या करेंगे, पहले 1 केजी का निकालेंगे तभी तो आप 8 केजी का निकालोगे। बताओ क्या आम लाइफ में ऐसा कैलकुलेशन आप नहीं करते हो, करते कि नहीं करते हो, तो फिर यहाँ क्यों डर रहे हो, वहां क्या डरते हो, नहीं डरते ना, तो यहाँ भी तो सोचो कि भाई 137.5 ग्राम PCl3 के पास जो है 1 मोल फास्फोरस है और 3 मोल क्लोरीन एटम है, तो क्या हम 1 ग्राम का निकाल के फिर उसके बाद 150, 200, 250, 500 जितना का बोलेगा निकाल देंगे ना। जैसे 1 किलो चीनी का दाम निकाल लिया और उसके बाद भाई जितने केजी चीनी का बोले हम उतने केजी का निकाल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बताइएगा आज लाइव में संख्या, लाइव क्लास में संख्या अच्छा खासा है, बढ़िया, गुड और बढ़ना चाहिए ये, ठीक है। चलिए तो हम आपके इस सवाल पे आते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वही तो लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है 137.5 ग्राम PaCl3 के पास कितना क्लोरीन है, 3 मोल है, तो 1 का निकालेंगे तो 3 के नीचे 137.5 चला जाएगा, 150 का निकालेंगे तो वो 150 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इतना मोल्स आ गया और ये आंसर हो गया। अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताओगे कि 150 ग्राम PCl3 में कितना मोल P एटम है। ये तो क्लोरीन का बता दिया, आप P का निकाल के बताओ। और आपने 1.10, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है ये, सिंपली उसी से डिवाइड कर देंगे, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ Cl atom in the sample। ग्राम्स, नंबर ऑफ ग्राम्स, व्हाट डू मीन बाय नंबर ऑफ ग्राम्स, क्या ये, व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंट इस, देखो मैंने बहुत सोच समझ के सवाल सेट किया है VVI में, हर एक सवाल अपने आप में बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेके आता है, बहुत टाइम लगा, ऐसे नहीं कोई भी सवाल उठा के दे दिया है, बात समझो यहाँ पे आप, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम्स की जब हम बात करते हैं, व्हाट अबाउट नंबर ऑफ ग्राम्स, इसको समझिएगा, क्योंकि अगर आप इस चीज के बारे में आपको पता नहीं होगा तो आप यही कंफ्यूज होते रहेंगे कि मोल्स निकालना है क्या निकालना है। अब आपको हम बताते हैं कि एक्चुअली में क्या है ये। समझिए, एक 137.5 ग्राम PCl3 के पास कितना क्लोरीन था, कितना मोल था, 3 ही था ना, और 1 क्लोरीन का मास कितना होता है,
35.5 होता है कि नहीं होता है? तो 3 का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 106.5 आ जाएगा ना, 106.5। सोचिए, बस इतना ही बताना, वो कितना ग्राम है ये बताना है, और क्या, नंबर ऑफ ग्राम, और क्या जाएगा। सर आप डरा दिए, नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम। हाँ तो कंफ्यूजन तो होगा ना आपको। आपको बस इतना पूछ रहा था कि बताइए यहाँ पर जो है 150 ग्राम में कितना ग्राम क्लोरीन है, ये पूछ रहा है। 150 ग्राम में कितना ग्राम क्लोरीन है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है 101 मोल में 137, हमेशा एक मोल पे काम करेंगे, सिंगल यूनिट पे काम करेंगे, बाकी जितना बोलेगा निकाल देंगे। तो 137.5 ग्राम में पता चला 3 है 106। देखिए 137 का आपको पता चल गया ना, सभी को पता चल गया कि भाई 137 में 106.5 ग्राम है। अब चाहे जितना क्या पूछे हम निकाल लेंगे भाई, एक का निकालेंगे फिर 150 का निकाल देंगे। हो सकता है सवाल में, आपके सवाल में 150 ग्राम की जगह 200 ग्राम पूछ दे, 250 ग्राम पूछ दे, या 137 से कम पूछ दे, 100 ही ग्राम पूछे, तो क्या करोगे आप? क्या बोलोगे? हम नहीं सोल्व करेंगे, कम क्यों दे दिया है। नेक्स्ट एक लास्ट पोर्शन यहाँ इसका बचा हुआ है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ PCl3 इन द सैंपल। ये तो ऐसे ही बता दोगे, और नहीं तो क्या। ये कोई सवाल है, चिरकुट टाइप का पूछा है ये। अरे पहले नंबर ऑफ मोल्स, सिंपल सी बात है कि 137 ग्राम जो है 137.5 ग्राम एक मोल के बराबर है। और एक मोल में बोलो कितना नंबर, एक मोल में कितना नंबर, अवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा कि नहीं होगा? और अगर ये अवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा देन व्हाट, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो भाई 137.5 ग्राम के पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक का निकाल लो, 150 का निकाल दो। सिंपल चीज बताऊं आपको, कॉपी पेन लेके सोल्व कीजिएगा, बिना देखे आपको आइडिया लग जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो था वो पहले चैप्टर का था, ये दूसरे चैप्टर का है। हमारा प्रयास रहा है कि जब हम कोई सेट बनाते हैं तो आपको बिल्कुल इरिटेशन ना लगे, आपको बिल्कुल ऐसा ना लगे कि बिल्कुल आपको खाली कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि उसमें जो है कुछ थ्योरी पार्ट भी मिला देते हैं, क्योंकि वीबीआई में केवल न्यूमेरिकल थोड़ी ना होता है, उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं, कॉन्सेप्ट भी होता है, थ्योरी भी होता है। तो हमने इसको मिक्स करके बहुत अच्छे तरीके से सेट किया है ताकि इंटरेस्टिंग ये बन सके। जैसे पूछा है व्हाट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस शोज द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, एंड इसमें जो है ए कंप्यूट द एनर्जी ऑफ एफएम रेडियो सिग्नल transmitted at a frequency of 100 megahertz, and B what is the energy of a wave of red light with lambda 670 नैनोमीटर। इस तरह के जो सवाल हैं, इस तरह के जो सवाल हैं वो बहुत ही नॉर्मल और कॉमन सवाल होता है, इस तरह क्वेश्चंस। दूसरी बात ये कि ये जो सवाल आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसको हमने अलग अलग क्वेश्चंस के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मिला के मर्ज करके बनाया है, इसलिए कई कई सवाल तो आपको जो है बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा, लगेगा कि ये बहुत बड़ा है, इस तरीके से आपको लगेगा, समझिए। तो जैसे सबसे पहला सवाल पूछा था कि ऐसे कौन सा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है जो ये दिखाता है कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है। व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूअल नेचर? ड्यूअल नेचर के मतलब ये हो गया कि उसके पास ड्यूअल कैरेक्टर है, वो पार्टिकल की तरह भी ट्रीट करता है एंड एज ए वेव की तरह भी ट्रीट करता है। और फिजिक्स में तो स्पेशली आपने जो है वेव फिनोमेना ऑफ लाइट के ऊपर जो है बढ़िया चैप्टर आपने पढ़ा, ठीक है। क्या ये चैप्टर नहीं करवाया मैंने? एटम्स मॉलिक्यूल्स केमिकल अरिथमेटिक्स, इसके ऊपर वीडियोज वगैरह मैंने आपको दिया नहीं है क्या? भाई लाइव क्लास में कोर्स नहीं पूरा करवा पाएंगे ना। आप सोचिए ना, हफ्ते में 3 क्लास, महीने में 12 क्लास, 3 महीने में 12 या 36 क्लास, 36 क्लास में कैसे पूरा कोर्स हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको वीडियो से कवर करना ही पड़ेगा, बात समझिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं। लाइट के पास एक एक्सपेरिमेंट है थॉमसन एंड डिवीजन,
जिसमें हम जो है डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स का बात करते हैं, क्रिस्टल लैटिस ऑफ निकेल। अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये डिटेल पढ़ना है नहीं एक्चुअली, लेकिन यहाँ क्योंकि पूछ दिया है ये, और जब ये पूछ दिया है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा, फिर हमें पूछा है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, समराइज कर देता हूँ, मे बी आपको उसका हो जाएगा। देखिए, सेकेंड चैप्टर है ये चैप्टर 2 है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय, याद रखिएगा, थॉमसन एंड डिवीजन। ठीक है, थॉमसन डिवीजन, उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन किया था, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। क्या किया था, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। और उनने कैसे किया था, तो क्रिस्टल लैटिस ऑफ निकल से किया था। तो इसको डायरेक्टली आप याद कर लो, क्योंकि इसका एक्सपेरिमेंट वगैरह डिटेल में पढ़ने का मतलब नहीं है। आगे आते हैं, कंप्यूट द एनर्जी ऑफ अ एफएम रेडियो सिग्नल ट्रांसमिटेड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, और दूसरा पूछा है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ वेव ऑफ रेड लाइट with lambda is equal to 670 नैनोमीटर। कोई बात नहीं, इसका भी हम देख लेते हैं जो भी है। सो बेसिकली यहां पर क्या है कि दो जगह से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। मैं यहां बताता हूं आपको, कल यूट्यूब पर लाइव आऊंगा, आ जाना आप लोग भी, हो सकता है यही करवाऊं मैं, आपका रिवीजन हो जाएगा, फटाफट सोल्व कर लेना या कुछ और रहेगा तो कुछ और करवा दूंगा, देख लूंगा, जैसा सोच तो रहा हूं कि इसको बढ़ाऊं आगे। देखो, उसमें तो आराम आराम से निकालना ही पड़ेगा मुझे। एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं हम लोग, ई एनर्जी। जब हम एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं, सो व्हाट डू मीन बाय कि एनर्जी को आप ई से डिनोट कर रहे हो, तो जब आप एनर्जी को ई से डिनोट करते हो तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका होता है कि आप मास से निकाल सकते हो, मास नेचर से, मास नेचर कह लो या पार्टिकल नेचर कह लो। और दूसरा तरीका होता है कि वेव नेचर से निकाल सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग मास नेचर पे आते हैं लाइव कल 10:30 बजे, जब हम लोग इस पे आएंगे, इस पे, तो इसमें क्या गिवन होगा, तो इसमें गिवन होगा मास, और यहां क्या गिवन होगा, तो यहां दो चीजें गिवन होगी, या तो वो फ्रीक्वेंसी देगा जिसको न्यू से डिनोट करते हैं, या तो वेवलेंथ देगा जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये गिवन होगा, इनके जरिए आपसे पूछेगा एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। तो यहां बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला कैसे मालूम होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। यहां फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू mc²। ये आपका फॉर्मूला है। C होता है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और m तो आपका मास हो गया इन kg, और ये आपका निकल जाएगा जूल में, कितना जूल होगा, जूल में ये निकल जाएगा आपका एनर्जी इन जूल। तो एक तो ये तरीका हो गया, बट ये आपका चैप्टर में भी है नहीं, है ना, ये हमें है नहीं, ये निकालना है नहीं, निकाल सकते हैं इससे। आप इससे कैलकुलेट करेंगे कि 1 kg, मान के चलिए किसी ने जो है 1 किलो सेव खा लिया, तो 1 किलो सेव खा लिया तो उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, तो डिपेंड करता है उसके बॉडी के ऊपर। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि 1 kg सेव में एक्चुअली में कितनी एनर्जी हो सकती है मैक्सिमम, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा करते करते कितना होगा। आइंस्टीन वाला है, आइंस्टीन ने दिया था। अच्छा, जब वेव नेचर में हम लोग आएंगे
तो वेव वाले में क्या है, दो फॉर्मूले यहाँ भी है। अगर फ्रीक्वेंसी देगा तो E इज इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अगर वेवलेंथ देगा तो ये एस सी बाई लेमडा होता है। एक्चुअली देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक रिलेशन होता है, और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का ये रिलेशन होता है कि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है। ये रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, ये रिलेशन होता है। इसी रिलेशन को यहाँ सेट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। अगर इतनी सी छोटी सी बात आपको समझ में आ गई और आपको जो है ये क्लियर हो गया, तो फिर चाहे फ्रीक्वेंसी दे चाहे जैसे दे, अब बना लोगे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, पता है क्या, हमें एक बात ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे कि फ्रीक्वेंसी कई बार मेगा हर्ट्ज में दे देता है, तो उसको नॉर्मल हर्ट्ज में लाना पड़ेगा। या वेवलेंथ कई बार पिकोमीटर, नैनोमीटर, छोटा छोटा यूनिट में दे देता है, तो उसको नॉर्मल मीटर में लाना पड़ेगा, तब जाकर हम इसको निकाल पाएंगे। ये नहीं जो डाटा दे दिया वो निकाल देंगे। आइए आपके सवाल पे आते हैं। आपके सवाल पे आएंगे। सो दिस इज योर क्वेश्चन, वेरी गुड, बढ़िया है ये। अब तो आप बना लेंगे मुझे लगता है, पक्का बना लेंगे, नहीं बनेगा, बन जाएगा। कंप्यूट द एनर्जी ऑफ एफएम रेडियो सिग्नल ट्रांसमिटेड एट अ फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज। कलर चेंज कर देते। और दूसरा है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए वेव लाइट, जिसका ये दे रखा है 600 नैनोमीटर। द फर्स्ट थिंग we will do that we will simplify into standard unit, ऐसा यूनिट में लाएंगे। जैसे यहां लिखा हुआ है क्या, 100 मेगा हर्ट्ज लिखा हुआ है। सो 100 मेगा हर्ट्ज मतलब 100 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। मेगा होता है 10 की पावर 6। सबसे पहले इसको हम सही कर देंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है कितना, 670 नैनोमीटर। तो 670 नैनोमीटर को पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर में। 670 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 मीटर। ये दो काम आपको करने हैं, उसके बाद तो अपना फॉर्मूला जिंदाबाद है। यहाँ तो सीधे लगा देंगे E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, और यहाँ लगा देंगे E इज इक्वल टू एच न्यू। H जो होता है वो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, यूज होगा C, यहाँ भी H वही है प्लैंक्स कांस्टेंट, और C के बारे में जानते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बस बाकी कैलकुलेशन से और कुछ नहीं, आगे आपको सॉल्व करना है। जो था मैंने बता दी, जो बताने की चीज। आगे बढ़े। इस नोट्स को बनाने के बाद जानते हैं इसको पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगा था। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ जीसीसी एनआईएस क्लासेस, मोबाइल नंबर, ये ऐसे करके दिया गया है। ऐसा इसलिए मुझे करना पड़ा कि जब मैंने फिजिक्स का वीवीआई सेट बनाया था तो मुझे उतना वो चीजें नहीं थी कि कॉपी होता है, ये होता है, वो होता है। मैंने उसको बना दिया था। बनाने के बाद जो एक लड़की जो है मुझे मेरे पढ़ती थी बैच में शायद थी वो, तो अभी वो हमने वीवीआई दिया नहीं था ग्रुप में, तो उसने जो है मैसेज किया कि सर ये आपका है क्या, राइटिंग आपका मैच कर रहा है। तो हमने कहा है तो मेरा ही। मैंने कहा कहाँ से तुम्हारे पास आया, तो बोले हम कहीं रहती थी, पता नहीं कौन से स्टेट से वो बात कर रही थी, कह रही थी यहाँ सर पढ़ाते हैं, तो वो सर ना हमें ये दिए थे, बोले ये पढ़ लो इससे तुम पास हो जाओगे। मैंने कहा अच्छा। तो हमने कहा कि उस सर को किसने दिया जरा पता लगाना। तो पता लगाई तो बोले उस सर को किसी स्टूडेंट ने दिया है, तो यहीं से किसी ने लिया होगा तो दे दिया होगा, और क्या। पीडीएफ ग्रुप में दिया हुआ है, ग्रुप में दिया हुआ है, ग्रुप से ही तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है प्रॉब्लम था, हमने कहा ठीक है भाई इसको इसमें कर देते हैं। और सारा काम मोबाइल से ही करना होता है, मेरा हाथ मोबाइल में ज्यादा चलता है। एक्सप्लेन द टर्म्स बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल विद वन एग्जांपल ऑफ ईच, ठीक है। पावर -9 में है वो भी एक बार वो आप कैलकुलेट करो ना, -26 और -34 का आप देखो सेट करके, और क्या कैलकुलेशन है केवल वो।
देखो ये जो मैंने सवाल दिया है, इस सवाल को देने का एक मकसद और भी था। जब हम वीवीआई सेट बना रहे थे तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना था कि ये सेट का फीचर ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई विद्यार्थी पीछे से चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, या कम पढ़ा हुआ है, और अगर वो हमारा वीवीआई सेट पढ़ता है तो क्या तब भी उसको समझ में आएगा? अगर हल्का फल्का पढ़ा है या पहले बहुत दिन से पढ़ा है और वो भूल गया है, तो क्या तब भी उसको समझ में आएगा या नहीं समझ में आएगा? ये सबसे बड़ी एक सवाल था जो कहीं ना कहीं जो है उस चीज को लेकर था। तो इस सेट को जब बना रहे थे तो हमने कहा कि हम ऐसे ऐसे सवाल को सेट करेंगे कि अगर कोई पहली बार भी देखेगा तो एज ए ग्लैंस में समराइज हो जाएगा चैप्टर उसका। अब जैसे जैसे यहां पर जो है टाइम हो गया हार्दिक, अभी आगे भी थोड़ा करवाना है, बाकी सवाल के बाद में देख लेता हूं। इस सवाल में देखो मैंने बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल दिया है। तो एक सेट में आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा, अगले सेट में जाएंगे थोड़ा और आपको नॉलेज मिलेगा। तो हमने लेवल बाय लेवल सेट को तैयार किया है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी और हार्ड लेवल कर दिया। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन the centers of two nuclei of the atoms forming the bond. It is measured in picometer. बहुत छोटा होता है। ये हमारा है और ये हमारा है, इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच के सेंटर को मिला देंगे। ये जो ये आपको बीच का आएगा डिस्टेंस, दिस इज द बॉन्ड लेंथ। व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? ठीक है, bond energy is the energy required to break chemical bond between two atoms into two neutral fragments. It is expressed in kilojoule. अगर मान के चलो Cl2 है, ठीक है, Cl2 कैसे लिखते हैं? Cl और Cl, इसको अगर हमें ब्रेक करना हो, Cl अलग Cl अलग, इसमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने में, ब्रेक करने में? दैट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। एंड बॉन्ड एंगल क्या होता है? होता क्या है कि जब आप मल्टीपल एटम्स को रखते हैं किसी भी उसमें। अच्छा, स्नेहा का बर्थडे है भाई, हैप्पी बर्थडे स्नेहा प्रजापति, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम तो कहते हैं ऐसे ही रोज एक आध बर्थडे सबका आता रहे, इससे ग्रुप का माहौल कम से कम हैप्पी हैप्पी तो रहेगा, है नहीं? लेकिन ये है कि केक वेक तो खा नहीं पाएंगे, कुछ पार्टी वार्टी तो हो नहीं पाएगी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान के लिए यहाँ बी लिखा हुआ है और यहाँ पर Cl लिखा हुआ है और ये Cl है और ये Cl है। तो होता क्या है यहाँ पर, जैसे एक घर में दो तीन लोग होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? उसमें झगड़ा होता है, नहीं होता है? दो तीन लोग होता है तो झगड़ा होता है, दो तीन बच्चे होते हैं झगड़ा होता है। लेडीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है नहीं? अब ये बीच का घर का मुखिया है, अब इससे बड़ी समस्या है कि नहीं? मान के चलो इससे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये इससे झगड़ा, इससे, क्योंकि निगेटिव चार्ज है ना, हिंड्रेंस पैदा करता है, हिंड्रेंस एक दूसरे को इधर दूर दूर करता है, हिंड्रेंस चार्ज आता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है वो उसको देख रही है, ऐसे करी चल, ऐसे कर रही है, बोले तू चल, ऐसे करके बात करते रहती है, बोले मतलब इस तरह से हिरसा हिरसी खासकर जेठानी देवरानी में सब में चलता रहता है। तो उसका एक ही तरीका होता है कि भाई इसको दूर दूर रखो थोड़ा, है नहीं, इसको दूर दूर रखो। तो इतना भी दूर मत कर दो परिवार से रिश्ता ही खत्म हो जाए, बट इतना दूर रखो इसका इतना जिससे कि अपना काम हो जाए। तो उतना ही हम एंगल क्रिएट होता है, इस एंगल को हम लोग बॉन्ड एंगल के नाम से जानते हैं, दो बॉन्ड के बीच में लगने वाले एंगल्स को। तो ये इसका रीजन होता है बेसिकली, कि आखिर क्यों एंगल क्रिएट होता है, इसको हम जैसे तैसे क्यों नहीं रख सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही समझिएगा कि एक घर में कई बार दो तीन लोग होते हैं तो उनको थोड़ा दूर दूर रखना पड़ता है। एक जगह रखेंगे घमासान चलता रहेगा, एकदम घमासान, बढ़िया से घमासान चलेगा। फिर उसमें होता क्या है कि मतलब असली पहचान तो खैर शैम्पू की असली पहचान उस झगड़े में ही पता चलता है, पता है आपको? असली पहचान वो जो टीवी पर एक्ट्रेस लोग आती है, डव बहुत बढ़िया है एंड क्लिनिक प्लस बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, वो तो ऐसे ही है, मतलब पैसे लेकर कर देती है। असली जो अगर आपको देखना है, जहाँ झगड़ा होता है ना, बाल की खींचा खिंचाई होती है। अब भाई जिसका बाल खींचने पर भी ना टूटे उससे पूछो कौन सा शैम्पू लगाते हैं माता जी, तो बोलेगा डव। डव लगाते हैं, दैट्स नाइस, मतलब डव बढ़िया शैम्पू है, बाल मजबूत रखता है। और आपका बाल झड़ गया, आपका बाल तो उखड़ गया, आप कौन सा शैम्पू लगाते हैं? वो क्लिनिक प्लस। नहीं, अब नहीं लगाएंगे क्लिनिक प्लस, तो सबसे बढ़िया उसका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? व्हाट इज एन आइडल गैस?
आदर्श गैस क्या होता है? हाँ, आदर्श गैस याद कीजिए, आदर्श, आइडल, एकदम आदर्श, इतना आदर्श की पूछिए ही नहीं। Why do most gases deviate from the ideal behavior? आइडल गैस क्या होता है? और मुझे समझ नहीं आ रहा तुम पूछ कौन सा रहे हो, कहां पर पूछ रहे हो? आइडल गैस क्या होता है, और दूसरा ये कि तुम उसी में लटके हो, रुक जाओ आगे देख लो, वो एक बार कैलकुलेट कर लो, नहीं होगा तो भी हम बता देंगे। पता चला उस एक के चक्कर में आगे का भी आपके माइंड से स्किप हो रहा है, तो नुकसान वाली बात है। तो आइडियल गैस क्या है और बाकी सारे गैसेस क्यों आइडियल से डेविएट कर जाते हैं, तो उस रास्ते पर कौन चलेगा? डेविएट तो करना ही करना है नहीं? लिखा अ गैस ओबेइंग गैस लॉज लाइक बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ इज नोन एज आइडियल गैस। वो गैस जो चार्ल्स लॉ, जो बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है, उसको हम आइडियल गैस बोलते हैं, आदर्श गैस बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द गैसेस डेविएट फ्रॉम बिहेवियर बिकॉज, अब देखिए दो रीजन हमको बताते हैं डिविएट होने का। आइडल गैस ने क्या कहा था? आइडल गैस ने कहा था, पहली चीज क्या बोली थी? एट ए हाई प्रेशर द वॉल्यूम टेकन अप बाय द मॉलिक्यूल्स इज नो लॉन्गर नेग्लिजिबल, ये इसका कहना है। लेकिन आइडल गैस ने कहा था कि जैसे एक कमरा है, इस कमरे में अगर कोई गैस है और वो गैस अगर आइडल गैस है, समझिएगा ये कमरे में गैस है, वो गैस अगर आइडल गैस है तो कहता है उसका जो मॉलिक्यूल है वो वॉल्यूम लेगा ही नहीं, उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, तो पूरे गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल कर देंगे, ठीक है? तो फिर तो इस कमरे में गैस है ही नहीं फिर, या गैस सिलेंडर आप भर के लाए और बोल रहा है दिस इज द आइडल गैस और इसके जो मॉलिक्यूल्स है उसके वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, तो अगर उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है तो उसका तो वजन ही नहीं होना चाहिए फिर तो भी वजन भी होता है, तो नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहला तो इसने कहा कि देखिए अगर हाई प्रेशर करेंगे वहां पर, खासकर ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, ऐसे दबाएंगे आप तो गैस नजदीक आएगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है मॉलिक्यूल्स का? पॉसिबल ही नहीं है। अब इस कमरे में मैं हूं, अब बोल, या कोई और आदमी है, अभी मैं जिंदा हूं, किसी और का एग्जांपल लेते हैं कोई और आदमी है और उसके बाद वो बोले कि वो है ही नहीं यहाँ पर, उसका स्पेस ही नहीं है, तो आत्मा है तब तो ऐसा है, मरा हुआ है तब तो, ठीक है? बी, there are intermolecular forces between gas molecules at higher pressure and low temperature whereas in kinetic theory they are assumed to be negligible। अब देखिए क्या बोला था उसने, कहा था कि दो गैसेस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो जीरो है। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जीरो रहेगा? मानते हैं प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आ जाएगा ना, और लो टेम्परेचर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी भाई कम जाएगा, इतना से यही होगा और क्या। पर ये तो बिल्कुल ही जीरो बता रहा था, तो ये दो चीजें जो आपको करना है यहां पर। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग मोलारिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मालिटी। बहुत आसान आसान है जी, देखिए ध्यान से, देख रहे हैं कैसे फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा रिवीजन हो रहा है आपका, एक साथ सारा हो रहा है, 8:45 हो गया है हमारा। मोलारिटी की बात करते हैं, मोलारिटी क्या होता है? सिंपल सी बात है, नॉर्मल देखिए आप शरबत बनाते हैं ना, शरबत, ये आपका पानी होता है, इसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है? और इसमें जो आप चीनी वगैरह मिलाते हो, चीनी शुगर जो भी आप मिलाते हो, नमक वगैरह, इसको सॉल्यूट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं, और इसको सॉल्वेंट कहते हैं, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। और इन दोनों को जब मिला देते हैं शरबत को सॉल्यूशन कहते हैं। तो मोलारिटी क्या होता है? देखिए RIT बाई मोलालिटी, LIT बाई, तो जब मोलारिटी बोलेगा तो कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और ऊपर में लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, पूरे सॉल्यूशन का मिक्स होने के बाद। लेकिन अगर हम मोलालिटी बात करेगा तो मोलालिटी छोटा m से डिनोट करते हैं, और यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे लिखेंगे वेट, यानी जो मास रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था। ट्रिक ऐसा था कि देखिए यहाँ लिट्टी लिखा हुआ, लिट्टी, बिहार में ना लिट्टी चोखा बहुत ही फेमस है, लिट्टी, और वो आटे से बनता है। तो लिट्टी आटे से बनता है तो ऑब्वियसली जो है आप आटा खरीदोगे तो कैसे खरीदोगे? केजी में तो खरीदोगे, कितना केजी खरीदना है। दूसरी बात, लिट्टी जब बनता है ना, तो लिट्टी बनता है तो ऐसे करके उसके अंदर जो भी मटेरियल सत्तू वगैरह डालना होता है, मसाला डाल देते हैं, और ऊपर से इसको ऐसे बंद कर देते हैं। तो आप देखो अगर छोटा m लिखोगे, ऐसे ऐसे ला के ऐसे बंद कर दोगे, बन गया लिट्टी।
तो देखियो जहां भी लिट्टी दिखाई देगा छोटा एम कर देना और नीचे जो है सॉल्वेंट का डाल देना। और अगर आपको कैपिटल एम पूछे, मोलालिटी पूछे, तो इस तरह से कर देना। ये दोनों बहुत ही फेमस है। नॉर्मालिटी की बात करते हैं। नॉर्मालिटी क्या होता है, इसके लिए आपको चैप्टर समझना पड़ेगा। ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस और वॉल्यूम इन लीटर। इसका यूज बहुत ही कम है, बहुत कम यूज है आपके चैप्टर में, लेकिन फिर भी समझना है तो आपको वहां समझना पड़ेगा।